Now coming on histogram, here you can see we have some example of a histogram. अब हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं. एक आपको नजर आ रहा है ages, which is basically the x value you can say कि आपके पास एक x value available है, which is based on ages. Then we have another thing which is intervals. These interval means what? Interval का मतलब क्या होता है? कि कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है बिटवीन टू वैल्यूज के दरमियान. कंटिन्यूअस हो या फिर भले कंटिन्यूअस हो या नहीं हो रही, पर बेसिकली ये आपके बीच में इंटरवल बता रहा है. अब अगर इंटरवल कंटिन्यूअस होगी तो आपको नजर आएगी, नहीं होगी कंटिन्यूअस तब भी आपको नजर आएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, जिसको हम आउटलायर्स का नाम भी देते हैं. जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होती तो आपके पास बेसिकली कोई ना कोई एक ऐसा आउटलायर अवेलेबल होता है जो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो ऑल द वैल्यूज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 100 के अंदर अंदर वैल्यूज मिल रही है. यहीं पर अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो 200 पे चली जाती, 300 पे चली जाती, तो बेसिकली दिस इज नॉट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, या देयर इज एन आउटलायर अवेलेबल इन योर डेटा. Then we have in intervals we have two things. One is range and one is bins. What is range and what is bins? Exactly. जो आपका रेंज है वो आपका बता रहा है टोटल इंटरवल्स कितने हमारे, फ्रॉम 0 से लेकर 100 तक के हमारे पास टोटल रेंज है. अब इस टोटल रेंज के दरमियान आपके पास कितने इंटरवल्स आ रहे हैं कितने टाइम के बाद. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ आप पूरे दिन के आप एक पूरे दिन का चार्ट बना लें, आपके पास टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं आपके पास. इसके अंदर टोटल इंटरवल्स कितने आते हैं? 3 इंटरवल्स आते हैं, सुबह शाम रात. तो यही सेम चीज जब आपके डेटा में आ रही है कि कितने इंटरवल्स आपकी रेंज के दरमियान आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं बिन्स. या फिर अगर आप नमाज की बात कर लें, टोटल 24 घंटे में आपको 5 नमाजें पढ़नी होती हैं. और अगर आप देखें तो अल्लाह ने इस चीज़ों को इतना इक्वली डिवाइड किया हुआ है कि आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. आप खुद कहोगे कि यही बेहतरीन टाइम था इस नमाज के लिए. अगर आप फजर की नमाज को देखा जाए तो वो ऐसा टाइम होता है कि नमाज आपने ख़त्म की है और आपका दिन चढ़ गया. ज़ोहर में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो वो इस तरह का इंटरवल होता है कि जैसे ही आपकी ज़ोहर का कंप्लीट हुई, सूरज अपनी तपश कम कर देता है. जब आप असर की तरफ जाते हो तो आपका असर ये बता रही होती है कि अब आप अपना काम छोड़ दो. क्यों? क्योंकि अब आपका दिन खत्म हो गया. मगरिब के टाइम पे आप देखते हो कि वही सेम इंटरवल आपके पास वापस आ रहा होता है कि जहां दिन चढ़ा अब रात चढ़ गई. तो अल्लाह ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ. तो दिस इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन. यहीं पर अगर आप कोई दूसरी चीज बोलो, जैसे कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम बात करते हैं कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप मार्केट में जाते हो कोई जॉब के लिए तो आपके दिमाग में ये होता है कि मैक्सिमम कितना आपको मिल सकता है. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, मैक्सिमम एक ही को मिलता है. तो हम नॉर्मली जब जॉब सर्च के लिए जाते हैं हम एवरेज सैलरी सर्च करते हैं, हम मैक्सिमम सैलरी सर्च नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम नहीं मिल सकता. हमें वो तब होता है जब आपके पास कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सबको मैक्सिमम रेंज ऑफ सैलरीज मिल रही है. तो यहीं पर अगर बीच में किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है तो वो बेसिकली आपका आउटलायर बन जाता है. तो यही आपको यहाँ पे देखना होता है कि क्या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इंटरवल्स जो आपके पास आ रहे हैं वो लीनियर इंटरवल्स है या नहीं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी सेम एग्जांपल को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं. आ गया.
लेकिन हमें इसको फुल रन करना पड़ेगा। Okay, we have ages here. Now we are going to create intervals, or you can say a range and the interval. For example, the range is about, if I say 100, and the bins or intervals are of 10 values. ठीक है, लेट्स सी कि हमारा हिस्टोग्राम किस तरीके से तैयार होता है। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, hist, or you can say histogram. In histogram you first need to provide the values जिसके ऊपर आप हिस्टोग्राम बिल्ड करना चाहते हैं, then the intervals जो आपको चाहिए, and the range. बाकी कलर वगैरह अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। Now here you can see that this is completely looking like a frequency. यहाँ पर आपको बिटवीन कोई गैप नजर नहीं आ रहे होंगे, ये एक फ्रीक्वेंसी की तरह आपको नजर आ रहा है कि इस टाइम इस जगह पर ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, फिर 20 के बाद इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 40 के बाद इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 60 के बाद और कम हो गई। तो एक तरीके से ये एक फ्रीक्वेंसी आपको शो करवा रहा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइन बट इन द फॉर्म ऑफ बार। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कोई भी वैल्यू हमारी 80 और 100 के दरमियान में अगर है भी तो 90 से नीचे नहीं है, 90 के बाद है। तो 80 और 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका वो फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है, वैल्यू आपके पास है नहीं। अब इसका हम नॉर्मल दोबारा एक काम करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लाने की कोशिश करते हैं। For that you just need to use histogram type bar, कहते हैं क्या होता है, and r width equals to, now here you can see जो आपकी ये width है किसकी, आपके बार की, वो हमने कम कर दी, 0.5 कर दिए, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बार्स नजर आ रहे हैं। पर बेसिकली ये बार ग्राफ नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ अ बार ग्राफ, बट इट इज a histogram which is based on the intervals between the values. इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो विद डिफरेंट वेज, आप अलग अलग तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सारे कस्टमाइजेशन हमने पहले देखी है। ठीक है, वन मोर थिंग इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? बिन्स तो आपको समझ में आ गया, इज एन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिक to a histogram and allow the user to customize how many bins they want. For example, इसकी बात कर रहे हैं। Now, for example, what is alpha? Alpha क्या करता है? Alpha is an argument that display the level of transparency of the data points. Let's see, for example, हम यहाँ पर इसको alpha भी 0.5 कर देते हैं। Now here you can see कि आपका जो ये बार थी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। तो ये अल्फा जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1, मतलब 100%। ठीक है, मिनिमम होता है 0, मतलब 0%।
तो आपने उसके दरमियान ही चेंज करना है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मेरे ओपेसिटी का नाम भी दिया जाता है। अगर आप में से कोई फ्रंट एंड से रिलेटेड है, जिसने कभी फ्रंट एंड पे काम किया होगा तो उसको पता होगा। ओपेसिटी का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपनी उस डिज़ाइन को या उस क्या कहते हैं विजेट का आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आप ओपेसिटी यूज करते हो। इन द सेम वे जब आप यहाँ पर बार या फिर लाइन की ओपेसिटी चेंज करना चाहते हो तो आप अल्फा इस्तेमाल कर सकते हो। Then the next plot is sector plot. अच्छा, this is the most important plot while working as a data scientist or you can say an AI expert और या फिर machine learning developer या engineer। क्यों? देखें, सेक्टर बेसिकली तब काम करता है जब आपके पास कोई लेबल्स नहीं होते। वी डू नॉट हैव लेबल्स हियर। जब हमारे पास लेबल्स नहीं, आपने देखा बार में आपके पास लेबल्स थे जैसे कि भाई ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। सेक्टर में या फिर लाइन में अगर आप जाते हैं, लाइन के पास टाइम पर भी आपके पास लेबल्स थे। लेबल्स क्या थे कि आपको मालूम था कि जो हमारा एक्स वैल्यू है वो बेसिकली रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लैंड एरिया एंड प्राइसेस। आपको पता है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज अवेलेबल हैं वो सारी की सारी प्राइसेस हैं। जो एक्स वैल्यूज पे वैल्यूज अवेलेबल हैं वो सारी की सारी आपकी एरिया है। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज नो लेबलिंग इन योर डेटा। ठीक है, अनलेबल्ड डेटा के ऊपर जब हम काम करते हैं, दैट टाइम द सेक्टर बिलोंग्स टू अस। एक और चीज, लेबलिंग के टाइम पे भी आप सेक्टर कर सकते हो, बट एट दैट टाइम व्हेन यू हैव ओनली टू वैल्यूज टू डिनोट। आपको फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था हार्ट डिजीज की बात करते हैं। आपको पता है हार्ट डिजीज के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, हमने वो पैरामीटर्स मैच किए। अगर वो पैरामीटर्स आपके ट्रू होते हैं तो आपको हार्ट डिजीज है, राइट? अब है या नहीं, व्हाट इज द एक्यूरेसी और यू कैन से व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी कि आपको वो डिजीज आ रही है या नहीं आ रही। नॉर्मली हम जो एक्यूरेसी मेजर करते हैं फ्रॉम 0 to 100%, और यू कैन से 0 to 1%, 1 तक। जब आपकी वैल्यूज बिलोंग कर रही होती हैं या फिर रिलेट करती है या फिर रिलाय कर रही होती है ऑन द पोजीशन आफ्टर 0.5 और 50% से ऊपर रिलाय कर रही है, मतलब आपको डिजीज है। अगर 50% से नीचे रिलाय कर रही है तो मतलब आपको डिजीज नहीं। पर यहाँ पर एक एक एलिमेंट को कोई लेबल नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को चेक किया जा रहा है कि वैल्यू कहाँ पर है। तो सेक्टर में जो हमारे पास अलग अलग स्पॉट्स होते हैं या सेक्टर्स होते हैं, इनका आपस में रिलेशन नहीं होता। हम तब रखते हैं इनका रिलेशन, हम ऐसे मेजर करते हैं कि फॉर एग्जांपल सेम डेटा या सेम सेक्टर्स वी रिलाई एट सेम पॉइंट, जिसको हम क्लस्टरिंग का नाम देते हैं। ये क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग को जब आप डिनोट करोगे, जब आप पढ़ोगे आगे जाके भाई क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करती है, क्लस्टरिंग का मैं बेसिक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मतलब ये होता है जिसमें हमारे को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट ये दो चाबियां हैं, एक जैसी दिखने वाली चाबियां हैं, मैंने एक ही छल्ले के अंदर इसको डाल दी, मुझे नहीं पता चाबी किसकी है, बट ये चाबियां एक जैसी दिखती हैं, तो मैंने इसको एक ही क्लस्टर के अंदर स्टोर कर, मतलब आपको विजुलाइज करवा दिया कि दिस इज द क्लस्टर। तो जब आप वैल्यू को यहाँ पर सेक्टर के ऊपर विजुलाइज करवाओगे तो जो क्लस्टर होगा वो हमेशा एक साथ बना हुआ होगा। तो ये डॉट्स यहाँ पर तो खैर अलग अलग वैल्यूज हैं, पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, जो आपका रियल डेटा होता है जिसके ऊपर आप क्लस्टरिंग परफॉर्म करना चाहते हो, तो वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह की अगर वैल्यूज हैं तो तीनों जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं रखी हुई हो। आप चाहो तो उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक नहीं मोर देन वन क्लस्टर्स आपके बन रहे, तो आप उन सब की कलर्स भी चेंज कर सकते हैं।
Now, for example, here you can see we have some x values and y values. जहां पर वो वैल्यू इंटरसेप्ट कर रही होगी वहां पर एक सेक्टर क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये 0 0 है तो 0 0 पर एक सेक्टर क्रिएट हुआ है, मतलब एक डॉट आपका यहाँ पर आ गया. इसी तरीके से आपका अगर ये 1 1 है तो ये 1 1 पे पड़ा हुआ है. एक ये 2 4 है तो देखिए 2 और ये 4 यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका एक मार्कर क्रिएट हो गया. ये भी उसी तरीके से, इस तरह आप लाइन चार्ट के अंदर मार्कर की शक्ल चेंज कर सकते हो, मार्कर फेस चेंज कर सकते हो, मार्कर फेस कलर चेंज कर सकते हो, मार्कर एज कलर चेंज करना चाहते हो तो मार्कर एज कलर भी चेंज कर सकते हो, मार्कर साइज चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं. कुछ आप वैसे अगर आप डायरेक्ट लिखोगे मार्कर फेस कलर तो आप कलर दे दो जो हमने पहले परफॉर्म किया है, वरना आपको MFC लिखोगे तब भी आपका वही सेम काम करेगा. MFC इक्वल्स टू जो भी कलर आपने देना है. शॉर्ट फॉर्म्स के जरिए भी आप काम कर सकते हो. इस पे मैट प्लॉट लिख के. इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ योर ई-कॉमर्स वेबसाइट. सही है. मैंने कहा कि आप मुझे सेक्टर प्लॉट बना कर दो जिसमें क्या होगा कि जो हमारे पास यूजर है आपका, वो यूजर कितने यूजर्स हैं जो बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए यूज कर. अब मेरे पास 10 यूजर्स हैं. इन 10 यूजर ने प्रोडक्ट ए खरीदा है, बाकियों ने नहीं खरीदा है. बाकियों ने प्रोडक्ट बी खरीदा हुआ है. तो जो ए वाला है उसका क्लस्टर अलग बना हुआ है, बी वाला क्लस्टर अलग बना हुआ है, सी वाला क्लस्टर अलग बना हुआ है. तो बेसिकली जब आपके पास कोई लेबल नहीं होता कि यार ये जो हमारा यूजर है इसका क्या काम है, एक जैसा देखने वाली चीजें आप नॉर्मली सेक्टर के अंदर रखते. दूसरा इसका यूजेज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कंपेयर दैट योर रिजल्ट्स इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव. अब मैं यहीं पर अगर यहाँ पर एक बीच में लाइन ड्रॉ करवा दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने इस लाइन पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, अब जो सेक्टर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव है. लेकिन इन दोनों सेक्टर के दरमियान आपस में कोई रिलेशन नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग यूजर है, वो अलग यूजर है. जब आप लाइन ग्राफ बनाते हो तो सारा डेटा आपस में रिलेट कर रहा होता है, तभी तो आप लाइन ग्राफ बना रहे हो कि भाई जैसे जैसे आपका लैंड एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि जितने जितने मेरे पास यूजर्स मेरे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो उतने उतने मेरे से चीजें प्रोडक्ट ए बाय करेंगे, दिस इज नॉट द रिलेशन बिटवीन दैट. कि अगर यूजर बढ़ रहे तो जरूरी तो नहीं है वो जो है ना आपका प्रोडक्ट ए बढ़ेगा. तो हर यूजर का अलग अलग सेक्टर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी बात करते हैं यूजर ए या यूजर 1, तो ये यूजर 2 है. 1 और 2 जो यूजर है उनके आपस में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है. तो एवरी पॉइंट इज अ इंडिविजुअल पॉइंट इन द सेक्टर. यहां पर अलग अलग पॉइंट्स आपस में रिलेट नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे. Then if you want to make customizations in the sector plot, you can do customizations same as others. जैसे कि आपके पास कलर है, मार्कर है, साइज है, मार्कर फेस कलर है, उसके अलावा मार्कर एज कलर है. तो आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक नहीं एक से ज्यादा सेक्टर्स एक साथ आपके पास आए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू समथिंग विद दिस. क्या हुआ,
अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके पास एक प्लॉट बन गया, या फिर आप कह सकते हो कि भाई ये एक तरह के लोग हैं जिनका एक सेक्टर तैयार हो गया। अब आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे पास एक और हैं जिनकी वैल्यूज चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ और इसमें वैल्यूज मैं चेंज कर देता हूँ इसकी। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज तैयार हो गई, दो सेक्टर्स बन गए। अब जो ब्लू वाले लोग हैं वो लोग हैं जो बेसिकली एक जैसे हैं, जिनका कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन या फिर आप कह रहे हो कि ये मेरा एक डेटा सेट है, ये मेरा दूसरा डेटा सेट। इस डेटा सेट के जो लोग हैं वो यहाँ रिलाई कर रहे हैं एज ब्लू पॉइंट्स, और दूसरे डेटा सेट के जो लोग हैं वो फिर कहीं और रिलाई कर रहे हैं एज रेड पॉइंट। सो यू कैन क्रिएट मोर देन 2B, आप इसके अंदर और भी ज्यादा बना सकते हो। इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि आपका डेटा कैसे काम कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कंपैरिजन करते हो व्हेन यू आर अप्लाइंग टू डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करने जाओगे आगे, एक नहीं एक से ज्यादा अप्लाई करने जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है? आपको तो पता चल गया, आपने देखा जो आपके पास रिजल्ट्स आ रही हैं, आपने देखा उसकी एक्यूरेसी, उसके अलावा उस पर प्रिसिशन रेट, रिकॉल रेट, सब कुछ आपने देखा, आपको समझ में आया। लेकिन कंपनी को तो नहीं समझ में आने वाला कि कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उसको विजुलाइज करवाने, जो रिजल्ट्स आपके पास एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आ रहे हैं उसको आप कंपेयर करते हो दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के रिजल्ट्स के साथ। तो कंपैरिजन के टाइम पे आप सेक्टर प्लॉट बना सकते हो कि ये फर्क आ रहा है, आप लाइन ग्राफ बना सकते हो। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डेटा, दैट्स इट। जब आप एवरी पॉइंट को इंडिविजुअल पॉइंट काउंट करोगे तो आप सेक्टर बनाओगे, जब आप हर पॉइंट को आपस में रिलेट करवाओगे तो आप लाइन ग्राफ बनाओगे, ठीक है। या फिर जब आप काउंटिंग चेक करोगे तो आप बार ग्राफ बनाओगे, अगर आप परसेंटेज चेक करने जाओगे तो आप पाई चार्ट बनाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा, वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट। इस पर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखें, मैंने ऊपर ब्लू पूरा लिखा है, यहाँ पर रेड में मैंने सिर्फ आर लगाया है, तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। हमारे पास कुछ ही कलर हैं जो मैटप्लॉटलिब के अंदर काम करते हैं, जिसमें से ब्लू है, रेड है, ग्रीन है जी, सी बॉन्ड। चलो मैं दिखा दूंगा आपको। नाउ कमिंग ऑन पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट में आपको एक चीज याद बता दूं मैं आपको, जब भी आप पाई चार्ट की बात करोगे दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट सम, यू आर गोइंग टू शो द परसेंटेज ऑफ द डेटा, कि कितना परसेंट डेटा किस चीज से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं कहता हूं कि आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कस्टमर डिटेल्स थी, उस कस्टमर डिटेल्स में मेरे ख्याल से फीमेल और मेल का ऑप्शन नहीं था, या था? कस्टमर वाले में फीमेल और मेल का था ऑप्शन, मतलब कॉलम। ठीक है, अब की बार वाले में होगा। अरे है यार, क्या हो गया यार, ये रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ मेल्स आर बेसिकली आवर कस्टमर्स एंड हाउ मेनी परसेंट ऑफ मेल्स आर आवर कस्टमर्स। मतलब हमारे वेबसाइट के ऊपर कितने मेल जो है ना वो क्या कह रहे हैं,
आ रही है ट्रैफिक, कितनी फीमेल ट्रैफिक आ रही है। अब फॉर एग्जांपल आजकल बीच में अभी मेरे ख्याल से वो खादी वादी पे कोई सेल वेल लगी हुई है, तो वहां पे कौन जाएगा? आप तो नहीं जाओगे। हाँ, शादीशुदा वाले शायद चले जाएं, या फिर जिसको कोई अपने दोस्त को कुछ देना हो तो वो चला जाए, वरना तो क्यों जाएगा। तो अगर कंपनी कह रही है यार हमारे पास मेल कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, तो उसको बताना पड़ेगा भाई आपके पास मेल कस्टमर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप मेल रिलेटेड चीजें नहीं बेच रहे हो, तो क्यों आएंगे आपके पास। तो ये देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मेल कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी है। तो अगर ये चेक करना है, आप नॉर्मली पाई चार्ट यूज करते हो, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने एक चीज नोट की थी कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, राइट। आपके पास टोटल एसकेयूज अभी तो फिलहाल हमारे पास कम है, तो आप इसके ऊपर पाई चार्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर ज्यादा होते तो पाई चार्ट नहीं यूज करते, क्योंकि पाई चार्ट में आपके पास बहुत छोटी छोटी पाइस बन जाती तो फायदा नहीं था उसमें। तो उसके लिए आपको बेसिकली बार चार्ट यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे कहता हूँ मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, क्या करें? मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर पाई चार्ट बनाता हूँ, जो टोटल सेल आ रही है हमारे पास, उसमें से उस प्रोडक्ट की कितनी परसेंट सेल है, वो आपका बेसिकली एक पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको पाई चार्ट यूज करना है तो आप पाई चार्ट भी यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसी डेटा को यूज करने की कोशिश करें, या फिर खुद से बनाएं, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। पहले यही बना लेता हूँ, फिर उसको यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव a data, or you can say labels. These are basically labels. या आपके पास यहाँ पर x और y की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि आप पाई चार्ट की बात करते हो तो उसके अंदर x और y का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ वी हैव सम लेबल्स, नेम एट एक्टिविटीज, मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है, और बेसिकली दीज आर लेबल्स। आपके पास लेबल्स आ गए। देन व्हाट यू वांट, the slices, or you can say the values। अब ये वैल्यूज अलग हैं, क्या आप इन सबको प्लस करके कोई 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, ये आपस में अगर प्लस होंगी, क्या 100 बन रहा है? नहीं, तो परसेंटेज 100 कैसे बनेगी? इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेगा? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय ऑक्टेन, राइट। टोटल डिवाइडेड बाय ऑक्टेन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका टोटल कितना बन रहा है? 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 डिवाइडेड बाय 3, जो परसेंटेज बनी। 24 डिवाइडेड बाय 7, तो जो भी आपकी बेसिकली परसेंटेज बनी, तो ये 100 के दरमियान आएगी। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी परसेंटेज क्या आने वाली है। तो एक दफा कैलकुलेटर में करके देखिएगा, ताकि हम भी यहाँ पर उसको चेक कर सकें कि क्या हमारे पास सेम परसेंटेज आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि 24 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आना चाहिए? 24 डिवाइडेड बाय 3, 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेसिकली परसेंटेज बनती जाएगी, ठीक। अब देखते हैं, प्लॉट करने के लिए हमारे पास plt.py का फंक्शन। In plt.py, you just need to write two things. Number one is the value, or basically the slices, whatever you want to say। ठीक है, स्लाइसेस हमारी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जिसका नाम भी मैंने यहाँ पे स्लाइसेस ही रखा हुआ। दूसरा, मैंने आपको बताया ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर x और y का कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली ये जो आपके पास नाम नजर आ रहे हैं, इसको हम लेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पैरामीटर है, इसका नाम है लेबल्स, और इसी लेबल्स के अंदर आप दे दोगे एक्टिविटीज।
डिवाइड कब किया? हम तो परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे परसेंटेज शो होगी तो क्या वो सही परसेंटेज आ रही है या नहीं आ रही, हम ये देखना चाह रहे हैं। दैट्स इट। plt डॉट शो करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी ईट का सबसे कम परसेंटेज है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि हाँ इसकी परसेंटेज हो सकती है 8 हो। ठीक है, आगे चेक करते हैं इसको। आप इसके अंदर आपको परसेंटेज नंबर नजर नहीं आ रही, तो अगर आपको इसके अंदर परसेंटेज लगानी है तो आपके पास एक चीज होती है ऑटो पैक्ट। ऑटो परसेंटेज के अंदर आपने ये बताना होता है कि आपको कितने फैक्टर पॉइंट तक जाना है, जैसे कि 0.0 तक जाना है, 0.00 तक जाना है, 0.000 तक जाना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है इसको फ्लोटिंग पॉइंट 1 तक। हाँ सेम आएगा। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी इट सेज 12.5। तो हमारी कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है बताओ? ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल होता है भाई, 3 डिवाइडेड बाय 24 करके देखो, सही आ रहा है? ये तो 100 है, ये साफ कैसे होता है भाई? 3 डिवाइड बाय 24, तो 12.5 आपके पास बेसिकली परसेंटेज आ रही है। तो कहने का मकसद आपका यहाँ पे परसेंटेज सही आ रही, सारी की सारी परसेंटेज आपकी यहाँ पर सही होंगी। अच्छा यहाँ पर देखिए, आप कलर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद से कलर प्रोवाइड करूं, तो यहीं पर एक और पैरामीटर है जिसका नाम है कलर्स। इन कलर्स यू कैन प्रोवाइड वन कलर और द लिस्ट ऑफ कलर्स। जब आप लिस्ट ऑफ कलर्स प्रोवाइड करोगे तो जितनी आपके पास लेबल्स हैं उतने ही आपको कलर देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 लेबल्स है, तो आपको कलर भी 4 देने पड़ेंगे। हम आपकी मर्जी है डायरेक्टली दो या पे कहीं स्टोर करवा के उसका वेरिएबल कॉल करवा दो, इट्स अप टू यू। यहीं पर हम देखते हैं इसको कि भाई फर्स्ट वाला रेड होना चाहिए, मतलब जो आपका ईट है वो रेड होना चाहिए, कॉमा सेकंड आपका ब्लू होना चाहिए, फिर आपके पास ग्रीन आना चाहिए, फिर आपके पास येलो आना चाहिए। Let's see, now here you can see आपके पास कलर भी चेंज होगा। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक और पैरामीटर होता है वो इज स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल क्या होता है कि जो फर्स्ट आपका स्टार्ट एंगल होगा, अगर आप चाहते हो वो स्टार्ट एंगल आपका 90 डिग्री से स्टार्ट हो, मतलब टॉप पे आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो आप बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट एंगल 90 कर दोगे तो वो 90 से स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्ट एंगल मेरा 120 डिग्री से हो तो आप वो दे दोगे। वॉट एवर टोटल आपके पास 360 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। ठीक है, और ना ही माइनस में जा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ स्टार्ट एंगल 90 degree. Now here you can see your start angle is started with 90 degree. ठीक है, अच्छा still does not look good, अभी भी ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या करता है, जिस एक्सप्लोड का मतलब भी आपको पता है, मतलब फट जाना। तो अगर आप चाहते हो आपकी ये पाए थोड़ी सी एक्सप्लोडेड लगे तो आप इसको अंदर एक्सप्लोड फंक्शन सॉरी पैरामीटर यूज कर सकते हो। एक्सप्लोड के अंदर नॉर्मली हम टपल प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, अगर आप एक ही वैल्यू दोगे तो सारे एक्सप्लोड हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग जो भी आपको ये कलर्स आपको पाए नजर आ रही हैं उनको अलग अलग एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई जो पहला वाला मेरा ये ईट वाला है ये होना चाहिए 0.1, दूसरा होना चाहिए 0.2, तीसरा होना चाहिए 0.3 और चौथा होना चाहिए 0.4। लेट्स सी क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास अलग अलग एक्सप्लोडिंग पॉइंट्स नजर आएंगे। हाँ लगा सकते हो, ये तो आपके ऊपर है ना। देखें ये तो लॉजिक की बात है ना, आप चाहो तो लगाओ, कोई मसला ही नहीं है। आपने ऐसे भी लगा सकते हो परसेंटेज की बेसिस के ऊपर कि जिसका जो परसेंटेज आ रहा है वो वहां पे लगा दो, तो कंडीशन आप जिस मर्जी से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा दूसरा, अब जाहिर सी बात है ये पाई चार्ट नहीं लग रहा मुझे, ये अलग अलग हो गया, तो ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली हम जब डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि अब मैंने इसको कहा कि मेरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना क्रीम वाला, तो मैं एक काम करता हूँ इसको रखता हूँ 0.2, इसको 0। नाउ हियर यू कैन सी कि जो हमारा क्रीम वाला पाए था वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हुआ है। कंडीशन यार वही लूप अपना आपका इफ कंडीशन के ऊपर चला सकते हो, नहीं भी नहीं, अगर आप इफ पे भी नहीं चला रहे तो आप वैल्यू जो यहाँ से आ रही हैं उसको चलाते रहो, बात एक ही है। चला दूंगा बाद में करवाता हूँ, अभी फिलहाल ये तो खत्म करने दे, अभी टास्क देना है मेरे को। ये समझ में आ रहा है? एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम है शैडो पैरामीटर। शैडो का मतलब वो अगेन जो आपके पास जो यहाँ पर फ्रंट एंड से रिलेटेड बंदे हैं उनको पता होगा शैडो क्या होता है, वैसे भी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो फ्रंट एंड वाले हैं वो जानते होंगे कि जब आप शैडो देते हो तो कैसा नजर आता है। तो यहाँ पर भी अगर आप शैडो को ट्रू कर दोगे तो आपके पास शैडो आ जाएगा, हियर यू कैन सी। ठीक है, तो अगर आप शैडो प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप शैडो भी दे सकते हो। फिर हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं हम रेडियस। रेडियस विल डिसाइड द साइज ऑफ द पाई, पाई चार्ट, टोटल कंप्लीट पाई चार्ट की साइज को डिटेंड करता है। अब आपको पता है रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द आउटर मोस्ट सर्किल, उसके दरमियान जो बीच में जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है उसको आप रेडियस कहते हो। अब यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का रेडियस की बात हो रही है, अगर आप छोटा कर दोगे इसको तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट पाई चार्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं तो ये 1.2 बड़ा हो गया, तो 0.5 छोटा हो। ठीक है, समझ में आ गया रेडियस कैसे काम कर रहा है, पाई कैसे काम कर रहा है। अब आपको करना क्या है, जो हमने ये स्टूडेंट वाला डेटा दिखाओ, कहाँ है स्टूडेंट वाला डेटा? अब आपने मुझे एक चीज निकाल के देनी है इसी में से, स्टूडेंट वाले डेटा में आपने क्या करना है कि कितने, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, बार चार्ट बनाया था ऑन दी बेसिस ऑफ ए बी सी जो आपका ग्रेड था, लेकिन अब की बार आपने बार चार्ट ग्रेड पे नहीं बनाना, मतलब ग्रेड पे बनाना है लेकिन बार चार्ट नहीं बनाना, पाए चार्ट बनाना है कि कितने परसेंट
स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड ले चुके हैं, कितने परसेंट ने बी ग्रेड उठाया, कितने परसेंट ने सी ग्रेड उठाया और कितनों ने डी और एफ उठाया। ठीक है, याद रखिए जो फेल वाले हैं उसका कलर आपने रेड रखना है, जो ए वाले हैं उसका कलर आपने ग्रीन रखना है। आप बीच का आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, और एक और चीज ऐड करना है इसके अंदर, वही कंडीशन वाली बात। कहाँ गया वो, किसने कहा था कंडीशन? इस टास्क के अंदर कंडीशन ऐड करके दो, नहीं होगा तो मैं करके दूंगा। हाउ टू यूज कंडीशंस टू एक्सप्लोड। ठीक है, यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा 0.1 देना है हमें। इफ काउंट्स इज इक्वल टू जो आपका ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स क्या है आपके, चार्ट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट मैक्स। ये मैक्स क्या देगा आपको, मैक्स वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो अगर आपका जो ये जो काउंट है वो आपके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है तो 0.1 दे दो, एल्स हमने इसको, वरना जीरो एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। अब ये काउंट्स कहां से आएगा, फॉर काउंट्स इन वैल्यूज। तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया। अब हमने क्या किया, यही सेम आपका एक्सप्लोर्स यहाँ पर एक्सप्लोड के अंदर प्रोवाइड कर दिया। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास एक्सप्लोर्स आने चाहिए। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, एक्सप्लोर की स्पेलिंग गलत है। एक मिनट, एक मिनट, अरे यार स्पेलिंग यार बताओ तो सही, मैं भी यही बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। Now here you can see automatically on the basis of condition, जो आपका मैक्सिमम वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अगर आप इसको और ऐसे डिजाइन करना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसको कहा भाई स्टार्ट एंगल जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 डिग्री, तो हमने इसको 90 डिग्री कर दिया। ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास फेल है। ठीक है, परसेंटेज आपने लगानी है तो आप क्या लगाओगे, ऑटो परसेंटेज। ठीक है, ऑटो परसेंटेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ऑटो परसेंटेज फॉर एग्जांपल हम इसको दे रहे हैं, मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट 1 पे नहीं जा रहा। तो ये आपकी आ गई। अब देखो इसमें पूरे की पूरी जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट थी सारा का सारा दिखा रहा है। अगर आप चाह रहे हो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट एक फ्लोटिंग पॉइंट आए बस, तो फिर उस हिसाब से आपका यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सॉरी ये रहा, हर क्लास का आपके पास अलग अलग यहाँ पे रेडी होगी। सिंपल कुछ भी नहीं करना था, वही सेम कोड पुराना उठाना था, बस यहाँ पर वैल्यूज को आपने अलग तरीके से यहाँ पे रखना था। क्योंकि आप पाई चार्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पर जो आपका एक्स वैल्यू है, एक्स एक्सिस था जो आपके बार चार्ट में, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस जैसी तो कोई चीज है नहीं, तो वो आपका एक्स एक्सिस आपके बेसिकली लेबल्स बन गए, जो आपका वाई एक्सिस था वो आपकी बेसिकली
वैल्यूज बन गई। फिर आपने जो कंडीशन यहाँ पे लगाई, कंडीशन में हमने इसको ये बोला कि अगर जो काउंट आ रहा है, मतलब जो 1 बाय 1 जो हमारे पास चार्ट वैल्यू आ रही है, वो अगर मैक्सिमम के बराबर हो तो उसको एक्सप्लोड 0.1 रख दो, बाकियों का 0 कर दो। तो जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली आपके पास एक पूरा का पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप लिस्ट तैयार करो, टपल तैयार करो, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा हमारे गिटअप के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिटअप होता क्या है। उसके पहले मैं हम इसको स्टॉप कर देते हैं।